हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1.5 सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कहा गया है, एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरल लोलक होता क्या है। तो जैसे एक स्टैंड है, ये इस प्रकार से, इसमें एक धागे से एक धातु का गोला लटका हुआ रहता है। तो ये जो धातु का गोला है इसको हम बोलते हैं गोलक। ये धातु के गोले का नाम है गोलक और ये जो है एक धागा है। तो जहाँ पर जिस स्थिति में ये गोलक रुका हुआ है उसे हम बोलते हैं माध्य स्थिति। जब इस गोलक को हम माध्य स्थिति की एक ओर विस्थापित करके छोड़ देते हैं, मान लो इस गोलक को हमने इधर ले जाके छोड़ दिया, तो ये गोलक अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार से दोलन करने लगता है। तो एक दोलन में जो समय लगेगा, इस गोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको हम बोलते हैं दोलन काल। और ये गोलक को बोलते हैं गोलक। और एक दोलन क्या होता है, जैसे ये माध्य स्थिति है, इधर ले जाके हमने छोड़ा तो इधर से हम काउंट करेंगे, तो इधर से इधर गया और ये वापस आया तो आधा दोलन हुआ, और दूसरी साइड जाकर भी वापस आ जाए तब आधा और हुआ। मतलब एक दोलन कितना माना जाएगा, इधर से इधर गया वापस आया, इस साइड भी जाकर वापस आ जाए तब वो एक दोलन माना जाएगा। और एक दोलन में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम दोलन काल। और इस पूरे उपकरण को, स्टैंड, धागा, गोलक, इन सबको मिलाकर बोला जाता है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है, मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, इसकी लंबाई L, ये जो दोलन काल है वो इसकी लंबाई मतलब धागे की लंबाई नहीं। मान लो ये धागा है और ये गोला बंधा हुआ है, तो इसके केंद्र से मतलब गोले की त्रिज्या प्लस धागे की लंबाई निलंबन बिंदु तक की। निलंबन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर लटका हुआ है, तो निलंबन बिंदु से लेकर ये हो गई धागे की लंबाई और इसकी त्रिज्या जोड़ेंगे तो ये कहलाती है इसकी प्रभावी लंबाई। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई गोले के केंद्र से निलंबन बिंदु तक की दूरी को सरल लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो ये जो दोलन काल है वो इसकी लंबाई L और गोलक के द्रव्यमान, ये जो गोलक है इसका द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो हमें विमीय समीकरणों की सहायता लेना है और इस दोलन काल, जिसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं, इसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो इस क्वेश्चन में सरल लोलक का मान L, M और G पर निर्भर है। तो हमें जिसका सूत्र बनाना हो तो सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमें आवर्तकाल का सूत्र बनाना है T का, तो T लिखेंगे। T का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, L पर, M पर और G पर। फिर ये तीनों लिखेंगे हम जिन जिन पर निर्भर कर रहा है T का मान। इसके बाद हम T के बाद जिसका सूत्र बनाना हो उसके बाद हम लगाएंगे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। इसका मतलब T का मान इन तीन चीज़ों पर निर्भर हो गया। अब किस प्रकार से निर्भर है, L पर कितनी घात चढ़ेगी, M पर कितनी घात, G पर कितनी घात,
तो इसको हम मान लेंगे L पर मान लिया घात x, M पर मान लिया y और G पर मान लिया z। तो इन घातों को हम ABCD भी मान सकते हैं। इसके बाद अगली स्टेप में हम, तो इतनी स्टेप समझ में आई, जिसका सूत्र बनाना है वो लिखेंगे। इसके बाद इसका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है वो लिखेंगे। फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाकर यदि 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है तो x और y घात चढ़ा दो, 3 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है तो x y z चढ़ा दो, 4 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है तो x y z w चढ़ा दो या ABCD चढ़ा दो, जो भी चढ़ाना है। इसके बाद हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, अनुक्रमानुपाती की जगह बराबर का निशान लगाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो इधर हम नियतांक ले आए क्या, k, L की घात x, M की घात y और G की घात z। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन विमीय सूत्रों की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने वाले टॉपिक पर आधारित है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें विमीय सूत्र सभी के याद होना चाहिए। तो ये टी क्या है, दोलन काल मतलब समय। तो टी का विमीय सूत्र होता है कैपिटल टी। के कांस्टेंट है, विमाहीन है ये। एल लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल। एम द्रव्यमान है, इसका विमीय सूत्र एम कैपिटल। और जी गुरुत्वीय त्वरण है, मीन्स त्वरण है, तो इसका विमीय सूत्र LT-2। तो सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर, तो सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र रखने पर, तो विमीय सूत्र रख देंगे सभी भौतिक राशियों के। तो टी का विमीय सूत्र हो जाएगा कैपिटल टी बड़े ब्रैकेट के अंदर। के कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। एल का हो जाएगा एल पावर एक्स। एम स्मॉल एम मीन्स द्रव्यमान, तो इसका विमीय सूत्र कैपिटल एम पावर वाई। और जी मतलब LT-2 त्वरण, और घात है इस पर जेड। अब हम इन घातों को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो LHS वैसे ही लिखेंगे T इक्वल L की घात हो जाएगी अपनी x, M की घात हो जाएगी y, और ये होल पावर है z। तो L पर भी घात आएगी z और T पर पावर आएगी -2z, क्योंकि घातों का घातों में गुणा होता है। तो 2 का गुणा z में हुआ तो ये 2z बन गया। अब हम इन सबको मिलाकर लिखेंगे। तो इधर M L T, तो T की पावर 1 है ही हमारे पास, L नहीं है तो 0 पावर, M की पावर भी 0। तो फुल फॉर्म बना लेंगे हम MLT के रूप में। अब इधर भी इसी प्रकार से जमाएंगे। तो M को ढूंढेंगे हम, तो एक बार M है तो पावर है हमारी पास y, M के बाद L लिखेंगे तो L की पावर इधर है x, इधर है z, और ये इनटू में है। जब गुणा में आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो L की घात x और L की घात z, तो घातें जुड़ जाएंगी तो x प्लस z। अब हम देखेंगे t, तो t एक ही बार है तो घात कितनी हो गई -2z। इधर MLT और उधर भी MLT बचे, तब तक इसको सॉल्व करना है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर, किसकी विमाएं, M L और T की विमाओं की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे दोनों पक्षों में MLT की। विमाएं मीन्स घातें। तो M की विमा में M की विमा की तुलना होगी। तो M की घात इधर है y और इधर है M की घात 0। इसका मतलब y इक्वल कितना मिला, 0। अब हम L की घात की तुलना करेंगे विमा की।
तो एल की घात इधर है एक्स प्लस जेड और इधर है 0। तो अगला समीकरण हमें मिला एक्स प्लस जेड बराबर 0 और टी की घात इधर है -2z और इधर टी की घात 1 है, कुछ नहीं घात मतलब 1 है। तो तीसरा समीकरण हमें मिला 2z इक्वल 1। इस प्रकार से हमें ये 3 मान मिले हुए हैं। इन्हें हल करके हम जो घातें इधर मानी थी हमने उनके मान निकालना है। एक्स वाई जेड, तो y का मान निकला हुआ है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। z का मान इधर से आ जाएगा तो z इक्वल मिलेगा -1/2, क्योंकि -2 उस साइड जाएगा तो अपॉन में जाएगा। तो एक मान ये मिल गया तुम्हें z का। अब ये z का मान हम इधर से निकाल सकते हैं, तो इसको हम दे दें समीकरण नंबर 3। तो अतः समीकरण 3 से, तो 3 से या लिख दें 3 में z का मान रखने पर, तो मान रखेंगे हम तो x प्लस जेड इक्वल 0 था, तो x प्लस जेड की जगह जाएगा -1/2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू मिली हमें, ये उस साइड जाएगा तो -1/2 का +1/2 होगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो x की वैल्यू ये है, y की ये है और z की ये है। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो आगे लिख देंगे समीकरण 1 में x, y और z के मान रखने पर, तो मान रखेंगे हम, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो t इक्वल के l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z, ये समीकरण 1 है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो t इक्वल के l की पावर, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो x की जगह रखेंगे 1/2, m पावर y की वैल्यू कितनी है 0 और g की पावर z है, z की वैल्यू है -1/2। तो t इक्वल किसी के ऊपर भी यदि घात 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1 और 1 × में हम लिखते नहीं हैं तो इसको हटा देंगे क्योंकि इसका मान हो गया 1। तो t इक्वल के l की पावर 1/2 और ये g की पावर बची है -1/2। g की पावर -1/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपॉन g की पावर +1/2, क्योंकि इसको नीचे ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो -1/2 की जगह हो जाएगा +1/2। और घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो l पर भी घात 1/2 है और g पर भी घात 1/2 है। इसका मतलब l और g दोनों रूट के अंदर है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √l/g। ये हमारा सरल लोलक के दोलन काल के लिए सूत्र है। तो इस प्रकार से ये भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है विमीय सूत्रों की सहायता से।